साल का आखिरी महीना दिसंबर और नए साल की शुरुआत, लोगों के अंदर बड़ी उमंगे कि बहुत कुछ करना है, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। लेकिन वो जो स्टार्टिंग ऑफ ईयर होता है, यानी कि हम 1 जनवरी की अगर बात करें, हर एक इंसान के अंदर इच्छाएं होती हैं कि पार्टी करा जाए, कहीं घूमने निकल लिया जाए, कुछ तो नया करा जाए जो अपने साल को कुछ रोमांचक बना दे। और इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने इस न्यू ईयर को बहुत ही उम्दा बनाने के लिए किसी एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जिस जंगल में शायद उनको नहीं जाना चाहिए था। ये जंगल एक मायावी जंगल है, ये जंगल एक तंत्र से भरा हुआ जंगल है। इस जंगल के अंदर कुछ ऐसा होता है कि इन 5 लोगों को अपनी रूह अपने सामने खड़ी हुई दिखाई पड़ती है। तब जाकर इनको पता चलता है कि कई बार एडवेंचर इंसान को सिर्फ आबाद नहीं बल्कि बर्बाद भी कर सकता है। तो आज की स्टोरी भी डिपेंडेंट होगी न्यू ईयर पर, जो आपको कुछ अलग ही चीज़ें सिखा कर जाएगी। न्यू ईयर होता है ना, हर एक इंसान को एक मस्ती चाहिए, एक नयापन चाहिए, एक उमंग चाहिए। ऐसे ही 5 दोस्त होते हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब पे काम कर रहे होते हैं, जिसमें से एक शिवानी है, दीक्षा है, अपना करण है, उज्जवल है और एक और लड़का है जिसका नाम आदर्श होता है। इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की सारी मस्ती कर रखी है। यह समझ लीजिए सेक्स करना, सेक्स पार्टी करना, एक दूसरे की पार्टनर को शेयर कर देना, ओपन मैरिजेस को एंजॉय कर लेना या 1 नाइट स्टैंड चले जाना, क्लबिंग कर लेना, दारू हुक्का, ऐसा क्या नशा नहीं बचा, ऐसी क्या अय्यासी नहीं बची जो इन्होंने करा ना हो। इस बार भी 2017 के अंदर इनको न्यू ईयर की पार्टी को मनाना था और ये पार्टी ये नहीं चाहते थे कि जैसे आज तक की पार्टी को इन्होंने मनाया, कुछ वैसी ही पार्टी दोबारा से करी जाए। इनके मन में था कि पार्टियां तो बहुत कर रखी, हमने सब कर रखा है, अभी तक मैं जंगल नहीं गया, किसी एक ऐसे जंगल जहां पर अपने दोस्त यार हो और वहां की एडवेंचरस लाइफ हो। 10 से 15 दिन तक वहां पर गुजारा जाए, फिर अपनी जिंदगी में वापस आकर अपनी जिंदगी को दोबारा से जिया जाए। इन लोगों ने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में जहां पर ये लोग काम कर रहे थे, क्योंकि न्यू ईयर था तो उन्होंने छुट्टी ले रखी थी और 10-15 दिन के अंदर की छुट्टी वहां पर वैसे तो मिल नहीं रही थी, लेकिन इन्होंने कैसे भी करके अपने बॉस को मना के वो छुट्टी अपने लिए ले ली। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जिस जंगल की तलाश करते हैं उस जंगल में कहा जाता है कि किसी इंसानों का जाना मना है, क्योंकि वहाँ पर जब भी कोई इंसान जाता है, वहाँ पर अगर कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है, अगर वो साथ जाता है या कोई दिखाने वाला जो जंगल के बारे में, मुआयना के बारे में, चप्पे चप्पे के बारे में बेहतरीन तरीके से जानता है, वही इनको एक तरीके से दिखा सकता है विद परमिशन। अगर आप जा रहे हो जंगल में तो ही आपको जाना अलाउड है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर कुछ न कुछ ऐसे हादसे हुए जिसके बाद गवर्नमेंट को, फॉरेस्ट मिनिस्टर को और सब लोगों को एक तरीके का नियम निकालना पड़ा कि इस जंगल के अंदर इंसानों का आना सख्त माना है। लेकिन इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये जो 5 लोग हैं, इन लोगों ने प्लान बनाया कि अब हम परमिशन नहीं लेंगे। अब परमिशन नहीं लोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है वो कोई भी जाने, वो तो पता नहीं। लेकिन इनके अंदर एडवेंचर का मजा ही क्या, अगर कोई इंसान किसी से परमिशन ले ले, पूछ ले हमें वहाँ पर जाना है, तो क्या ही लाइफ में मजा। यही तो एडवेंचर है कि पूछो ना, यही तो एडवेंचर है कि बताओ ही ना, और यही तो एडवेंचर है कि घर में भी ना बताओ, और यही तो एडवेंचर है जब सिर्फ अकेले चले जाओ। ये कुछ अलग अलग टाइप के दिमागी इंसान थे। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें आदर्श की और शिवानी की, ये दोनों एक ऐसे लोग हैं जो कपल हैं, एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। दरअसल से ये शिवानी जो है कुछ ही समय पहले इनको मिली थी, हालांकि जो आदर्श था उसका बहुत समय पहले की बात है, 2-3 साल, वही 2015-14 की बात रही होगी, जब इसकी अपने एक पार्टनर हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ उनके अनबन और बिगड़े हुए रिश्ते ने उनकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बिगाड़ रखा था। तो जो आदर्श था अपनी पार्टनर से ब्रेकअप कर लेता है और समथिंग 1 साल तक वो किसी एक रिलेशनशिप के अंदर आता नहीं है। और ये शिवानी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में ही एक न्यू एम्प्लॉय के तहत आई हुई थी और शिवानी का और आदर्श का धीरे धीरे चक्कर चलना चालू हो गया और इन दोनों की आपस में बन गई। अक्सर ये लोग घूमा करते थे, कभी ये पार्टी, कभी वो वहाँ स्ट्रीट एंजॉय, मतलब बहुत कुछ किया करते थे, तो इन दोनों की अच्छी जमती थी। लेकिन आदर्श की जो शिवानी थी वो थोड़ा लड़ाकू टाइप की गर्लफ्रेंड थी। अक्सर आपने देखा होगा रिलेशनशिप में लड़कियां लड़ती बहुत ज़्यादा हैं, तो वैसे शिवानी भी थी। वो पता नहीं क्यों आदर्श से लड़ाई ही करती थी और जब भी कभी बीच में हुआ करती थी, 4-5 इनके तो खास दोस्त थे और भी कलीग्स वगैरह दोस्त हुआ करते थे, उनके बीच में भी अपने बात को रखकर आदर्श को नीचा दिखा देती थी। लेकिन आदर्श प्रेम करता था शिवानी को, ऐसा नहीं था कि शिवानी प्रेम नहीं करती थी आदर्श को, प्रेम दोनों का बराबर था। लेकिन बस वही लड़ाई झगड़ा, अपने नेचर से परेशान शिवानी कई बार इस चीज़ के लिए आदर्श से बोला करती कि यार मेरे साथ कुछ गलत ही होता है, पता नहीं क्यों मैं लड़ाई कर देती हूँ तुमसे, उसके बाद मुझे पछतावा होता है। तो आदर्श उसको गले लगाकर अक्सर समझाया करता कि अरे ऐसा नहीं है, ये जीवन है, तुम्हें समझना पड़ेगा, फिर मैं तो तुम्हारे साथ हूँ और कभी तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊँगा। और इनके अलावा जो करण और उज्जवल था,
और वो जो लड़की दीक्षा थी, ये भी बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करते हैं। जो दीक्षा है, दरअसल इसका भी लेटेस्ट में ब्रेकअप हुआ है। इसका भी अपना पार्टनर था, अभी न्यू ईयर आने वाला था, वही 25 दिसंबर के आसपास की बात है। वो दरअसल एक जोसेफ, मतलब वो क्रिश्चियन वाले नहीं होते हैं, वो उन कम्युनिटी का था, और ये थोड़ा अलग कम्युनिटी की थी, और ये बात को मानती नहीं थी कि मुझे जाना है। तो इस बात से बड़ा आहट हो गया था उसका जो बॉयफ्रेंड था, और उसने रिलीजियस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था, और इस चीज़ से बड़ा परेशान थी 4-5 दिन से। वैसे भी 4-5 दिन क्या, जब आपका ब्रेकअप होता है तो बहुत पहले से परेशान होते हो। और ये बात दीक्षा के बारे में करण और अपना उज्जवल और यादव सब लोग जानते थे, और अक्सर इस चीज़ के बारे में, दीक्षा के बारे में समझाया करते थे कि तुम ज़्यादा परेशान ना हो, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तुमको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। लेकिन संभला नहीं, रिश्ता बिगड़ गया, 25 दिसंबर के आसपास का बिगड़ा। तो 4-5 दिन से वैसे ही परेशान थी। तो वो करण बोलता है कि यार जो दीक्षा है, दीक्षा भी अगर साथ में चले, जंगल में चलना है, परमिशन तो अलाउड नहीं है, और कैसे भी करके 5 ही लोग जाएंगे, और वो अभी सब प्लानिंग ही चल रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि जाना किधर है कहाँ नहीं, बस ये है कि कुछ एडवेंचर करते हैं। तो दीक्षा से बोलता है करण, यार तुम एक काम करो, चलो चलते हैं, मज़ा ही आएगा, कम से कम 10-15 दिन वहाँ पर इंजॉयमेंट करेंगे, और तुम्हारे जो ब्रेकअप हुआ है, जो बॉयफ्रेंड का गम है, वो भूल जाओगे। थोड़े से मस्त मिजाजी ये पूरा ग्रुप था, और अपना उज्जवल तो बड़ा ही मजाकिया आदमी था। वो समझ लो कि उज्जवल अगर इस ग्रुप में नहीं है तो इंजॉयमेंट ही खत्म। वो फालतू के जो लेम जोक्स होते हैं वो क्रैक्स मक किया करता था, कभी दीक्षा की तफरी ले लेता था, तो कभी शिवानी को जब वो रूठ जाती थी, गुस्सा दिखाती थी आदर्श के ऊपर, तो उसको भी कहीं ना कहीं हंसा दिया करता था। तो ऐसा मतलब एक ग्रुप था। तो इन लोग प्लानिंग किया कि चलो अब क्या करें। अच्छा, गाड़ी की व्यवस्था क्या, गाड़ी की किसी के पास हो या किसी के पास नहीं थी, उसके करण के पास फॉर्च्यूनर रखी थी। तो बोले कि क्या करें, अपनी ही गाड़ी ले लेते हैं। तो करण ने बोला कि पापा से तो बताया नहीं, पता नहीं अलाउड हो कि ना हो। तो पापा से बताया नहीं, तो वहाँ पर एक इनका नौकर था, उनसे बातचीत करके फ़ोन मिलाता है और फॉर्च्यूनर गाड़ी को मंगा लेता है, और फॉर्च्यूनर गाड़ी से सारे के सारे 5 लोग बैठ जाते हैं। अच्छा, जिस भी जंगल में आप जाते हो तो आपके पास एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो जंगल के बारे में लगभग कुछ चीज़ें तो जानता हो, और अगर वो चीज़ें नहीं जानता हो तो आपको बताएगा। तो वहीं पर एक वॉचमैन था जिसको चीज़ों के बारे में पता था, उस जंगल के बारे में। अच्छा, बातों बातों में पता चला कि राकेश उस जंगल के अंदर ही एक संबंधित ग्राम है, यानी गांव है, वहीं का निवासी है। यानी कि ये जो राकेश है, ये बेहतर तरीके से जंगल के चप्पे चप्पे में घुमा हुआ इंसान है, और इसको लगभग सब कुछ पता है। तो राकेश से इस चीज़ के बारे में बातचीत होती है, और राकेश के और उज्जवल के बेहतरीन संबंध थे। तो राकेश भी वहाँ पर जाने के लिए हामी भर देता है, लेकिन राकेश बोलता है कि काम करो, जब वहाँ पर हम लोग जा रहे होंगे तो जहाँ पर चेक पॉइंट होता है जो अपना जंगल का, वो मेरे मामा का लड़का वहाँ पर बैठा हुआ है, मेरा अपना संपर्क सेटल है, तो मैं अपना वहाँ पर बात कर लूँगा, और अपना लोगों को प्लानिंग हो जाएगी, ज़्यादा परेशान मत हो, कुछ वही 2-3-4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा घूस के रूप में रखेंगे, बात बन जाएगी। तो उज्जवल बोलता है ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है यार, दे दियो, इसमें क्या, इन्जॉयमेंट होनी चाहिए, कुल मिला के मज़ा आना चाहिए। इस बार अपने को चाहिए तो चाहिए इन्जॉयमेंट चाहिए, पूरा नया सिस्टम चाहिए। तो सब कुछ सेट होता है, वो भी अपना फ़ोन कर लेता है, सब कुछ सेट है, चलना बाकी बस। अच्छा, ये जो जंगल है, जंगल के थोड़ी दूर पहले की अगर बात करें तो ये लोग रहते थे, कौन, राकेश लोग। राकेश अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। तो राकेश की फैमिली को जैसे ही ये बात पता चलती है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी और एक बेटा होता है कि ये एक जंगल में जा रहे हैं, तो उसकी जो पत्नी है पता नहीं क्यों उदास हो जाती है राकेश की, और बोलती है कि तुम अब फिर से ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये राकेश की अपनी पर्सनल बातें हो रही हैं, जब वहाँ पर ये लोग नहीं है, अपने घर के अंदर आया राकेश, वहाँ पर बातचीत चल रही है। तो राकेश अपने पत्नी से बातचीत करते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों मेरा मन वहाँ जंगल में जाने को कर रहा है, मुझे जाना चाहिए, और मेरे 5 लोग ऐसे हैं जो बड़े खास करीबी हैं, और अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो इनको कौन समझाएगा, इनको कौन बताएगा। हाँ, मुझे पता है उस जंगल में मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे अपने खास हैं, और फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं है, अपना जंगल है, अपना गाँव है, इसी बहाने गाँव भी घूम आएंगे। तो ये बात पत्नी सुनती है। पत्नी पता नहीं क्यों थोड़ा सा उदास हो जाती है। पत्नी उसको निहार रही होती है राकेश को एक अजीब सी नज़रों से, पता नहीं, जैसे उसको ऐसा लग रहा हो कि राकेश अब दोबारा उसको मिलेगा नहीं। राकेश अपनी पत्नी की आंखों में वो हल्के से आंसू, और उसकी जो निगाह है जो सिर्फ एकटक राकेश को देख रही है, और उसके बच्चे भी एक उंगली पकड़कर खड़े हुए हैं राकेश के। तो ये जो पारिवारिक जो माहौल होता है ना, राकेश को अंदर ही अंदर उदास कर देता है। पहले तो मन करता है राकेश का ना जाए, लेकिन फिर कहता है कि नहीं, अब तो बात दे दी है। अच्छा, पहले के ज़माने के लोग बात के बड़े पक्के होते थे, बात बोल दिया तो करना है। अब 5 लोगों को वहाँ पर हामी भर रखी है, अब 5 लोग वहाँ पर रेडी, अगर ये ना गया तो उनका भी प्लान डैमेज हो सकता है। तो राकेश ने बोला तुम लोग परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आएंगे, लौट कर आराम से आएंगे। इतने में उनका जो लड़की होती है वो भी बोलती पापा 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 बर्थडे है परसों, बर्थडे मनाना है, आप तो आते नहीं हो, बर्थडे का केक कहाँ है, मेरा गिफ्ट।
तो पापा बोलते हैं बेटा 2 दिन के बाद है ना, आऊँगा आराम से, तब लेकर आऊँगा गिफ्ट। तो लड़का बोलता है पापा 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 मूवी दिखाने चलो। तो राकेश बोलता है अरे यार अभी तो तुम मूवी देख के आए हो 1 हफ्ता पहले, फिर तुम्हें मूवी देखना है। अपनी पत्नी से बोलता है जाओ अच्छा काम करो, अभी जब मैं जा रहा हूँ उनको मूवी दिखा देना और कुछ अच्छा सा केक वेक ऑर्डर बिटिया रानी के लिए कर देना, मस्त एकदम अच्छा सा केक बनाना और बताना नहीं कि मतलब कि मैं जो है दूर जा रहा हूँ, वरना बच्चे उदास हो जाएंगे। इस बात को बोलकर वो वहाँ से निकल लेता है और निकल के वहाँ पहुँचता है जहाँ पर 5 लोग हैं। तो अपना करण जो है वो गाड़ी वाड़ी लेकर बैठा है, तो करण अपना ड्राइविंग सीट पे बैठा है वो, और राकेश वहाँ पर पहुँचता है। ये सारे लोग अपनी पैकिंग वैकिंग करके बैठे रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि राकेश अभी आया नहीं, पता नहीं क्यों बड़ी देर हो गई। तो राकेश को बड़ी दूर से देखते हैं, वो अपनी गाड़ी से आ रहा होता है, गाड़ी वहीं साइड पे खड़ी करते हैं और जहाँ पर मतलब ये लोग रहते हैं गाड़ी खड़ी करी, पार्क वार करी और उतर के फॉर्च्यूनर में आकर बैठ गया राकेश। तो राकेश बोलता है कि एक काम करो, इधर से चल रहे हैं सीधा सीधा, अच्छा जहाँ पर जंगल है वहाँ जो रास्ता पड़ रही है उस रास्ते के पहले ही राकेश का अपना भी घर आता है जहाँ पर निवास स्थान है राकेश का। तो बोलता है कि एक काम करते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं और मोबाइल जो है मेरे पास है, लेकिन मोबाइल का जो बैटरी है वो मैं बदल लेता हूँ क्योंकि मेरी बैटरी सही नहीं है, घर के अंदर से होकर आता हूँ, थोड़ी सी समय लगेगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो यहाँ पर। तो सारे के सारे लड़के लोग अपना, लड़के लड़कियाँ सब इंतजार कर रहे होते हैं। राकेश उतरता है, दरवाज़ा खोलता है और अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और बाहर देखता है कि पत्नी उसकी उदास और बड़ी गुस्से की नज़र में उसको देख रही होती है। तब तक उनकी बिटिया रानी आती है, उसको गले लगा लेती है, अरे पापा 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 आप तो अभी आ गए, अभी तो गए थे। तो राकेश बोलता है कुछ नहीं बेटा, कुछ सामान था यहाँ पर लेने आए थे, फिर हम आते हैं और आपका बर्थडे वड्डे मस्त सा एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक उनका लड़का आता है, कुछ हाथ में पकड़े होता है माला जैसा और राकेश के गले में ऐसे बांध देता है। राकेश कहता है ये क्या है? तो इशारा करता मम्मी ने भेजा है। तो मम्मी भी आंखों में आंसू लेकर देख रही होती हैं। तो राकेश समझ जाता है कि ये जो माला है ये कोई साधारण माला नहीं है, ये एक ताबीज़ है। ये ताबीज़ क्यों है इसकी भी अपनी एक कहानी है जो मैं आपको धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ताबीज़ अपना राकेश डाल लेता है और वहाँ से रवाना हो लेता है गाड़ी में बैठकर। धीरे धीरे गाड़ी चलना शुरू होती है और जंगल के अंदर प्रवेश करती है। जंगल के अंदर प्रवेश करते 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 एक ऐसा स्थान आता है जहाँ पर राकेश बोलता है अब इसके बाद भैया गाड़ी नहीं जा पाएगी, गाड़ी को यहीं पार कर दो क्योंकि आगे चेक पॉइंट है। हालांकि मेरा अपना संबंध हो चुका है लेकिन इतना क्लियर नहीं हुआ है। एक चेक पॉइंट पे अगर वहाँ पर गाड़ी लेकर गए तो दिक्कत हो जाएगी। एक साइड की लाइन से, वो जो मामा का लड़का था उसने बताया कि साइड की लाइन से निकाला ना, यहीं से प्रवेश करा देंगे। तो ठीक है, साइड की लाइन से अपना निकल गए, पैदल ही पैदल जाना है। अच्छा गाड़ी तो आपको पहले पार करनी पड़ेगी, अगर गाड़ी पर अंदर लेकर भी जाते हो तब भी आपको चेक पॉइंट पर खड़ी करनी ही पड़ेगी, यानी आपको अंदर तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो ये लोग बड़े हैरान हो जाते हैं, अरे यार ये क्या मतलब, पैदल पैदल कौन जाएगा इतनी दूर अंदर। तो राकेश बोलता है ठीक है तो फिर वापस चलें। तो बोलता है एडवेंचर का क्या? तो बोलता ठीक है फिर चलो पैदल चलो। सारे लोग अपने बैग उठाते हैं, सीट वो जो होता है ना अपना मैट वैट होता है जिसमें बैठ के थोड़ा एंजॉय करेंगे, कुछ खाने पीने बनाने का, मैगी वैगी बना लिया, भौरा होता है वो बनाने का कुछ सामान था, किसी के पास रायता बनाने का सामान था, किसी के पास आग जलाने का सामान था, छोटा मोटा। ये बड़े जिंजी वाले आदमी थे, कहीं कहीं लाइटर से फुस कर दे तो पूरी आग जला दे, मतलब जुगाड़ी आदमी। तो सबने अपना छोटा छोटा सा जुगाड़ बना रखा था अपनी बैग में, 4-5 बैग अपनी तैयार हुई। राकेश का अपना कोई खास बैग नहीं था, उसको क्या ही मतलब, उसको पता है कि 4-5 लौंडे लोग जा रहे हैं, इनके पास कुछ ना कुछ सिस्टम तो होगा ही। तो राकेश भी उनके साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर प्रवेश करता है। अच्छा ये जो उज्ज्वल जिसको मैंने बताया ये बड़ा कॉमेडी आदमी है, मस्ती करता हुआ जा रहा होता है, कोई किसी की टांग खींचता हुआ, कभी बीच में बोलता है अरे अरे देखो पत्ता हिल रहा है, अरे अरे देखो शेर आ रहा है, पता है कुछ भी ये मस्ती करता है। उनका ग्रुप अपना एंजॉय करता है, इनकी मस्ती यही जाने मुझसे क्या। तो अपना मस्ती करते करते धीरे धीरे जंगल के अंदर प्रवेश करे। जंगल अब गहरा हो रहा था, जंगल में अब अंधेरा बढ़ रहा था क्योंकि धीरे धीरे शाम नज़दीक आ रही थी और वो शाम उन जो पेड़ थे पेड़ को और भी ज़्यादा अंधेरे से भर रही थी। लगातार वो चलते 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 अंदर की तरफ प्रवेश करते जाते और वो शाम और वो अंधेरा और ज़्यादा घनघोर होता जाता। तो शाम के समय मैंने सोचा अब करे तो करे क्या करे। अच्छा इनके पास अपना वो होता जिसमें लोग रहते हैं, तंबू उम्बू छोटा सा बना लिया, ऐसे ऐसे सब होते हैं जुगाड़ से। तो उन्होंने सोचा कि काम करो यहीं पर सेटल कर लेते हैं और यहीं पर रहा जाए। तो 4-5 अपने तंबू लगाए गए और कैंपिंग वगैरह में आपने देखा होगा कहीं, तो सब अपना बैठ के वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। रात हो जाती है तो शिवानी जो है और आदर्श ये दोनों एक साथ लेटे होते हैं। तो उज्जवल बोलता है कि मैं आ जाऊँ बीच में, मस्ती खोल लौंडा बीच में चाहता है कि इन दोनों का आपस में बने नहीं। तो बोला तुम लोग रोमांस करोगे मेरे बिना, मैं भी आता हूँ, मैं भी रोमांस करूँगा। तो उज्जवल को पकड़ के करण खींच के बाहर लेकर आता है, दीक्षा भी पकड़ के खींच के लेके बाहर आती है। भाई बैला है क्या वहाँ पर, उन दोनों को रोमांस करने तो हम लोग बैठ के बातें करते हैं। तो उज्जवल बड़ा कहानीकार आदमी था, रात में बढ़िया बढ़िया कहानी सुना रहा था। तो राकेश से बोलता है कि यार एक बात बताओ, तुमको कोई कहानी आती हो तो सुनाओ। तो राकेश कहता है कि कहानी भैया हमको नहीं आती, अब हम इतने भी बुजुर्ग नहीं कि तुमको कहानी सुना दें।
पर हाँ ये है कि ये जो जंगल है, जिस जंगल में आप आए हो, ये थोड़ा सा अजीब जंगल है। इस जंगल के अंदर जब आप आ चुके हो तो ये मत सोचना कि यहाँ सब कुछ साधारण है। यहाँ हर चप्पे चप्पे पर असाधारण स्थितियाँ आपको प्रकट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। जैसा मैं कहूँ वैसा करना। कोई भी ऐसी एक्टिविटी मत करना जो धर्म विरुद्ध हो, जो इस जंगल के नियमों के विरुद्ध हो, क्योंकि हो सकता हो कि आपके साथ गलत हो जाए, क्योंकि ये जंगल सामान्यतः सामान्य जंगलों के मुताबिक नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो आपके शायद रूह कांप जाए। ये बात उज्जवल और करण और दीक्षा को बता ही रहा होता है राकेश कि पता नहीं क्यों उनके तंबूस में से जहाँ पर शिवानी और आदर्श थे वहाँ पर बड़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। इन लोगों सोचा रहे ये क्या हो गया। इतने में पता नहीं क्यों राकेश के अंदर अजीब सा हुआ, ये चलो 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 जल्दी देखो चल के क्या हो गया, पक्का कुछ हो गया, पक्का कुछ जंगली जानवर आ गए, यहाँ पर भालू आता है। दौड़ते दौड़ते लोग जैसे तंबू के पास गए तो देखा कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और लड़ किस बात पे रहे हैं कि तुमने जो है मुझको पहले क्यों नहीं बताया था कि मुझे जंगल में इतनी दूर पैदल चलना पड़ेगा। इस बात के लिए लड़े जा रहे हैं। ये लोग फिर इनको दोनों को पकड़ के लेकर आते हैं और वहीं पर लकड़ी जला रहे होते हैं कि लकड़ी जला लिया जाए, थोड़ा सा बॉनफायर टाइप का होता है, अपना जलाया, एंजॉय करेंगे। रात तो अब सोएंगे नहीं, एंजॉय करेंगे, बातें बातें करेंगे। राकेश भी अपने पुराने गांव की चीज़ों को बता रहा होता है कि किस तरीके से जब हम पुराने समय में अपने गांव में रहा करते थे तो कितनी दिलचस्प ज़िंदगी हुआ करती थी। तो धीरे धीरे लकड़ी ख़त्म हो जाती है, अब जल नहीं रही होती, अब करे तो करे क्या करे। अच्छा, रात भी ऐसी थी कि अंधेरा तो घनघोर हो ही रहा था। इनके पास अपनी अपनी छोटी छोटी टॉर्च थी जहाँ पर फ्लैश लाइट वगैरह ये ऑन कर सकते थे। तो करण बोलता है कि काम करते हैं, लकड़ियों की व्यवस्था कर लिया जाए वरना बॉनफायर लास्ट में जल नहीं पाएगा। लकड़ी यहाँ पर आसपास दिखाई नहीं पड़ रही है। थोड़ी दूर जाता है और लकड़ी ढूंढने के लिए करण और उज्जवल जा रहे होते हैं। तो करण कहता है कि एक काम करो, तुम अकेले वहाँ पर से लकड़ी लेकर आओ, जब तक मैं बैठता हूँ और इस बॉनफायर को सेटल करता हूँ। तो उज्जवल कहता है ठीक है मैं लेके आता हूँ। उज्जवल मस्त कॉमेडी बॉय, एकदम इंजॉयमेंट करता हो, बढ़िया गाना गुनगुनाते हुए हेडफोन लगाए है, चला जा रहा है एकदम टन 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 टन। गया और देखा एक पेड़ पर लकड़ी लगी है सूखी सी, कुल्हाड़ी भी लेकर गया हुआ था, मारा कुल्हाड़ी, झम से लकड़ी कटी नहीं। तो सोचा कि पता नहीं क्यों लकड़ी में दम नहीं है क्या, या मेरे में दम नहीं, उठाया लकड़ी पे, फिर मारा, एक मारा थप, फिर मारा, फिर मारा, और ऐसे 5, 10, 12, 20 बार तक ये वार करता गया। लेकिन वार करने के बावजूद भी वो लकड़ी टूट नहीं रही थी। टूटना तो छोड़ दीजिए साहब, वो कट भी नहीं रही थी। इस बात पे बड़ा उज्जवल हैरान हो गया, बड़ी तेज आवाज दी, करण। अब वहां पर करण की आवाज नहीं, ऐसा लगा कि जैसे वो जो बड़ी दूर आ गया हो जंगल से जहां पर वो लोग रह रहे हैं, उसको ऐसा लगा। तो उज्जवल ने सोचा करे तो करे क्या करे, खुल नहीं रही, टूट नहीं रही लकड़ी, अब करे क्या करे। तो लकड़ी का जो होता ना, जो निकला होता है, उसको पकड़ता है और हिलाना चालू करता है, बड़ी तेजी से हिलाता है। हिलाते 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 देखता क्या है कि वही जो लक्कड़ है वो टूट के झम से नीचे गिरा, और जैसे झम से नीचे गिरा ये उस पेड़ के थोड़ी सी दूर पर आके गिरा। इसको बड़ा झटका लगा क्योंकि लकड़ी का गिरना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, अजीब तरीके से गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस लकड़ी के अंदर से उसको धक्का दिया हो और उस धक्के के सहारे लकड़ी को पकड़कर वो जमीन पर धड़ाम से गिरा हो। उसको बड़ी तेज चोट आई। उसने लकड़ी को जैसे ही देखा जहां से टूटी थी वहां से कुछ, मतलब अंधेरा था तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो उसने टॉर्च जलाया कि ये टूटी कहां से, और आखिर इतनी देर से कुल्हाड़ी मार रहा हूं, ये टूटी नहीं, अचानक ये कैसे टूट गई। और जैसे वो फ्लैश लाइट वहां पर मारता है तो देखता क्या है कि जहां से वो टूटी है वहां पर कुछ तो है, अजीब सा काला काला, जैसे किसी के बाल निकले। उन बालों में से धम्प की आवाज आई और ऐसा लगा कि जैसे वो बाल थोड़े से बाहर और आ गए हों। फिर कोई धम्म से आवाज आई, फिर वो जो जहां से वो निकली थी वो और थोड़ा हिस्सा बड़ा हो गया, फिर एकदम से झम से आवाज आई, फिर जहां से लकड़ी निकली थी वो और ज्यादा बड़ा हो गया। ये चीज देखकर उज्जवल वो एकदम से डर गया, सक पका गया कि आखिर हो क्या रहा मेरे साथ, वो भी मैं इतने घने जंगल में अकेले, और दूर दूर तक मेरी कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं। ऐसा लग रहा है मैं बहुत दूर चला आया हूँ। ये सोचो कि एक सिनारियो समझो, बहुत अजीब सा माहौल है वहां पर, झम झम की आवाजें, और एकदम से बस वो खुल रहा हो जैसे। चौथी बार ऐसे झम की आवाज आई और वो बाल सहित कोई अजीब सी गुड़िया उसके ऊपर गिरी उज्जवल की, और जैसे उज्जवल के ऊपर गिरी एकदम से वो डर गया। अरे भैया ये क्या है, टॉर्च लगाया, देखा तो उसके अंदर एक गुड्डा था। वो गुड्डा बड़ा काला काला सा, लंबे लंबे से उसके बाल, उसमें सुई जैसे किसी ने चुभो रखी हो, वहाँ पर कीलों से जैसे उसको ठोक रखा हो। और जैसे ही वो उसको उठाता है और जैसे उसको देखता है, आसपास से एक अजीब सी हवा आना चालू हो जाती है, और ये हवा उजाला प्रकट कर देती है उस घनघोर काले जंगल के अंदर। उस उजाले में सब साफ दिखाई पड़ रहा था कि किस तरीके के पेड़ हैं, कैसा क्या माहौल है। और उजाले में से ही एक जो पेड़ था, पेड़ के बगल से एक आत्मा रूपी कोई बुढ़िया सी निकल कर आती है, बहुत काली काली सी, बड़ी ही विचित्र सी, और एकदम से आकर तुरंत उज्जवल के ऊपर हमला कर देती है। और उज्जवल वहीं पर जो है अपनी सांसों को रोक लेता है, थाम लेता है, क्योंकि अब उज्जवल इस दुनिया में नहीं बचा।
सिर्फ उज्जवल की आवाजें और चीखें इस जंगल के अंदर गूंज रही होती हैं। और उधर वो जो करण, दीक्षा और शिवानी और आदर्श और राकेश, ये लोग बैठे हुए थे बॉनफायर के पास। ये अपने इंतजाम में बैठे थे कि कब उज्जवल आए और लकड़ियों को लेकर आए, उसको जलाए। तो बहुत देर हो गई, उज्जवल आया नहीं। तो इन लोगों ने सोचा पता नहीं कहाँ निकल के चला गया, कहीं जंगल खुदाई तो नहीं घूमने चला गया है। तो दीक्षा बोलती है पागल है, थोड़ा सा दिमाग का ठनका हुआ आदमी है, ऐसा तो नहीं भागता भुगता कोई दूसरी जगह पर निकल गया। अच्छा, रात काफ़ी हो गई थी, 4 बजने का समय था। अब इतने में क्या करे इंसान, क्या करे ना क्या समझ में आया। वो ऑलरेडी थक हार के चले आ रहे थे। तो धीरे धीरे लोगों ने कहा कि यार बहुत देर हो गई, धीरे धीरे 4 से 6 बज गया। धीरे धीरे वो जो उजाला है आना चालू हो गया और अभी तक उज्जवल देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत देर से परेशान ये सारे के सारे ग्रुप वाले इस चीज के लिए परेशान हो रहे थे कि आखिर ये गया तो गया कहाँ गया, अभी तक दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है, अब तक आ जाना चाहिए था इसको। हो सकता हो कि कहीं जंगल में रास्ता तो नहीं भटक गया। तो लोगों ने सोचा एक काम करो, अब जल्दी से उठो, पहले उज्जवल को ढूंढ के लेकर आओ, क्योंकि अगर ये रास्ता कहीं भटक गया और जंगल के अंदर गहरा चला गया तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनको ये तो पता था कि जंगल के अंदर वो गायब नहीं हो सकता, क्योंकि उसको इतनी तमीज थी कि जिधर से वो गया है उधर से वो वापस आ सकता था। लेकिन राकेश के अंदर पता नहीं क्यों मन के अंदर हिचोले खा रहे थे, जैसे राकेश का मन बहुत ज्यादा घबरा रहा हो। राकेश ने लोगों से कहा भैया हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, जंगल में कुछ हो गया है, उज्जवल ऐसे गायब नहीं हो सकता, उज्जवल गायब है तो कोई कारण है, तुमको कोई आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं? तो किसी ने बोला नहीं, बोला कि मुझको कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और मुझे लगता है कि इधर से कोई आवाज़ आ रही है और ये वो जंगल है जहाँ पर दूर दूर तक किसी की आवाज़ें नहीं आती, कैसे आवाज़ें आ सकती हैं? राकेश कंफ्यूज्ड अवस्था में इन लोगों से पूछता है। तो उतने में करण बोलता है कि ऐसा काम करो, चलो ढूंढने चल दो जहाँ से तुमको लग रहा है आवाज़, मुझे तो खैर सुनाई नहीं पड़ रही है। तो आदर्श कहता है ठीक है चलो 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 चलो। दौड़ते दौड़ते ये सब लोग एक आवाज़ के पीछे 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 जा रहे होते हैं और ये आवाज़ भी धीरे धीरे पता नहीं क्यों वो उज्जवल का रूप ले रही थी, जैसे उज्जवल बुला रहा हो। थोड़ी देर के बाद एकदम से आवाज़ आई बचाओ। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उज्जवल की थी। वो उज्जवल जो रात को गया था लकड़ी को ढूंढने के लिए, वो चीख के रूप में जब आवाज़ इन लोगों ने सुनी, ये लोग दहशत में आ गए। इतने में दीक्षा बोली अरे ये क्या हो गया, कहाँ से आ रही आवाज़? तो देखा कि पीछे से दूर से एक आवाज़ आ रही है। तो दौड़ते दौड़ते लोग आवाज़ का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच ही रहे थे कि तब तक राकेश ने रोक दिया कि रुको, इसके आगे मत जाना, क्योंकि यहाँ पर एक लकड़ी सा कुछ पड़ा हुआ था। राकेश ने बोला कि ये वो जगह है जो प्रतिबंधित एरिया है, इस जगह के आगे अगर कोई गया तो उसके साथ गलत हो सकता है और इस जगह के आगे ना ही जाया जाए तो बेहतर है। लेकिन वो आवाज़ उज्जवल की उस लकड़ी के अंदर से ही आ रही थी। लाख मना करने के बावजूद भी राकेश के वो लोग माने नहीं और उसके अंदर घुस गए। ये बात राकेश को पता थी कि शायद ये चीज़ गलत हो चुकी है, अब नहीं जाना चाहिए। इसके बाद थोड़ी ही देर के बाद आवाज़ उज्जवल की उस प्रतिबंधित एरिया के बाहर से आती है। तब तक राकेश लोग सुनते हैं कि आवाज़ इधर की तरफ आती है। राकेश फिर से आवाज़ देता है साहब सब लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आवाज़ इधर से आ रही है। दौड़ते दौड़ते वो लोग उस लकड़ी को क्रॉस करके वापस आए। राकेश को पता चल गया था कि आज इन लोगों ने गलत कर दिया है, इनको अंदर नहीं जाना था, क्योंकि ये वो जगह है जो किसी भी इंसान को ख़त्म कर सकती है। ये एक तंत्र जाल है, ये एक ऐसा तंत्र जो किसी को इसके बारे में नॉलेज नहीं, लेकिन जो उस गांव में रहते हैं उनको इस चीज़ के बारे में भली भांति पता है कि अक्सर यहाँ पर क्या हुआ करता था और आखिर क्यों इस एरिया को प्रतिबंधित करा गया। सारे के सारे लोग वापस आते हैं और उज्जवल को ढूंढने के लिए उस आवाज़ में जा रहे होते हैं। तो देखा क्या, वो आवाज़ और ही ज़्यादा गहरी होती जा रही है। ये आवाज़ इतनी गहरी जैसे कि उज्जवल को कोई चीख पुकार के रूप में कोई मार रहा हो, जैसे ऐसा कि कोई उसके शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा हो। कुछ अजीब सा एकदम माहौल, कुछ अजीब सा वातावरण में सिर्फ उज्जवल की आवाज़ की गूंजें सुनाई पड़ रही थी और बार बार उस आवाज़ों में आ रहा था कि करण, दीक्षा प्लीज़ मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मुझे मार देगी, ये मुझे मार देगी। और ऐसी ऐसी आवाज़ें, और ये लोग सिर्फ आवाज़ के पीछे पीछे भाग रहे थे। और वो थोड़ी देर का समय जो आवाज़ें गूंज रही थी अचानक से बंद हो गई। और जब अचानक से बंद हुई तो अब इन लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर उज्जवल की आवाज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है। ये लोग खड़े होकर इस चीज़ का विचार ही कर रहे थे कि आखिर उज्जवल है तो है कहाँ है। अचानक जो पेड़ था, बहुत सारे पेड़ लंबे थे, पेड़ के ऊपर से उज्जवल की लाश झम से नीचे गिरी। और ये चीज़ देखकर सारे के सारे के होश खराब हो गए। क्या उज्जवल अब है नहीं? ये चीज़ किसी के साथ हो जाए, सोचो ग्रुप के अंदर कितनी बड़ी बात है कि अपना दोस्त सब खत्म हो चुका है, उसको पानी वानी डाला गया, नाक वाक इधर देखा गया तो हवा ही नहीं आ रही है। सारे लोग परेशान। अब राकेश कह रहा है कि जरूर जो है उज्जवल ने भी यही गलती कर दी है, उज्जवल को उस प्रतिबंधित एरिया में नहीं जाना चाहिए था। तो इतने में करण बड़ी तेज गुस्सा हो जाता है, पागल है क्या राकेश एकदम, एक तो उज्जवल खत्म हो चुका है, ऊपर से फालतू की बकलोली कर रहा है तू,
ये क्या तरीका है कि वहां प्रतिबंधित एरिया, ये वो एरिया, कौन से एरिया होते, कहां पर क्या होता है, बताओ ना खुलकर क्या होता है। तो बोलता है राकेश मैं नहीं बता सकता इस चीज के बारे में कि यहां पर क्या हुआ था, लेकिन बस इतना बताना चाहता हूं कि आप लोग भूल कर भी इस प्रतिबंधित एरिया को अब ना पार करिएगा, क्योंकि आज तो आपने पार कर दिया है। मुझे पता नहीं कि वो बीच बीच में बार बार अजीब सा एक अंदाजा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ गलत होने वाला हो, जैसे कि वो आ गई हो, जैसे कि वो जाग गई हो। ये बातें अजीब अजीब तरीके से जब हरकत करने लगा तो करण पगला गया। करण ने इसके ऐसे पकड़ा, हे राकेश क्या कह रहा है, खुल के बोलना, क्या दिक्कत है। तो राकेश बोलता है कि भैया ये जो प्रतिबंधित एरिया है ये ऐसे ही नहीं बनी थी, यहाँ पर कुछ गलत हुआ था, यहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं का साया है, यहाँ पर अजीब सा एक तंत्रजाल है। इस तंत्रजाल को एक गांव में हमारे एक बूढ़ा रहती थी, उन्होंने पता नहीं क्यों उनके अंदर ऐसा आया कि वो जो गांव के अंदर लोग हैं उनको अपने कब्जे में करना चाहती थी, और जब कब्जे में नहीं कर पाई, कई लोगों को वो बोलती थी, जब उनकी बात नहीं मानते थे, उन बूढ़ा को पता नहीं कहाँ से पता चला कि तंत्र नाम की चीज़ होती है, और उस बूढ़ा ने तंत्र जाल करने की कोशिश करी। वो अपने गांव को छोड़कर लगभग 12 से 15 साल के लिए पता नहीं कहीं पर तो गायब हो गई थी। 12 से 15 साल के बाद जब वो गांव के अंदर आती है, उसने अपने घर के अंदर जो है पता नहीं कुछ अजीब सी चीज़ों को रख रखा था। कहा जाता है कि उस गाँव वाले कहते हैं कि इसके घर के अंदर से अजीब अजीब से हू करने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई बड़ी तेजी से मंत्र का जाप कर रहा हो। कई लोगों ने इसके कमरे के अंदर यानी घर के अंदर झांकने की कोशिश करी तो देखा कि वो जो बूढ़ा है, बूढ़ा काले कपड़ों में और ये अजीब से मुंड की माला को डालकर और अपने आप को एकदम ऐसे जैसे राख होती है, राख से अपने आप को रंग कर सामने कुछ तंत्रजाल जैसी चीज़ें रखी हुई हैं और उन पर कोई तंत्र क्रिया कर रही हूँ। ये तंत्र क्रिया इतनी भयावह होती है कि जब भी ये तंत्र क्रिया करती थी तो अजीब सा वातावरण उस गांव का हो जाता था। ये बात जैसे जैसे और ज़्यादा विख्यात होती गई, गांव के कई लोगों ने मुखिया के बारे में इस चीज़ के बारे में बताया कि भैया देखो कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये बुढ़िया कुछ तो अजीब कर रही है, क्योंकि लगातार उस गाँव के अंदर से कई सारी लड़कियों के गायब होने की खबर सामने आ रही थी, कई सारे आदमियों के गायब होने की खबर आ रही थी। कई लोगों का अंदाजा था कि इस जंगल के अंदर रह रहे जंगली जानवरों ने इसको मार दिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। असल में वो ये जो लाशें गायब हो रही थी उसका कारण वो बूढ़ा थी। तो कई लोगों ने इसको देखा भी था अपनी आंखों के आगे। तो मुखिया जी को बुलाया गया कि मुखिया जी देखिए, आप लोग हम पर विश्वास करें या ना करें, ये चलकर देख लीजिए कि बूढ़ा अपने घर में कर क्या रही है। और जैसे ही मुखिया अपने गांव के कुछ लोगों के साथ उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो कि बाहरी मतलब एक जगह होती है, तो वहां से झांक कर देखते हैं उनके कमरे के अंदर कि बूढ़ा सच में कुछ विचित्र तरीके की तंत्र साधना कर रही है। और तंत्र साधना करते दौरान उसके आगे एक जो लड़की है वो नग्न अवस्था में लेटी हुई है, और लड़की कोई और नहीं है बल्कि मुखिया जी के खास संपर्की सुखबीर जी की बिटिया है। तो ये चीज़ जैसे मुखिया जी देखते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा, इस चीज़ पर मुखिया जी वापस आए और वहीं पर रह रहे अपने पंडित जो ज्योतिषी थे उनको बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है। पंडित जी ने अपनी साधना करना चालू करा। उस साधना में उनको ये पता चला कि बूढ़ा ने एक तंत्रजाल का निर्माण करा है। ये तंत्रजाल में इतनी परिपक्व हो चुकी हैं कि जितने भी लाशें यहाँ पर से गायब हो रही हैं, इन लाशों का उपयोग ये बलि के रूप में करती हैं। ये बलि कुछ आंकड़ों में होती है, ये अक्सर ये बलि को देती ही आई है। लगातार पिछले 10 से 12 सालों में हर साल कम से कम 13, 15, 18, 22, 21 ऐसे कुछ अपना एक आंकड़ा होता है, उस आंकड़े के हिसाब से बलि देती है। और जिन भी इंसानों की बलि दे देती है उसकी उम्र इस बुढ़िया को लग जाएगी आने वाले समय में, आने वाले 10 सालों में, जब भी इसकी पूरी साधना परिपक्व हो जाएगी। और जितने भी लोग मर जाएंगे उनकी लाश में कोई और नई आत्मा का प्रवेश कराकर उनको अपना गुलाम बनाकर अपने लिए काम करने के लिए मजबूर करा जाएगा, जिससे वो लोग दूसरे लोगों को लाकर इसके बलि के आंकड़ों को पूरा कर पाएं। ये तरीके का कुछ इनका तंत्रजाल था। और तंत्रजाल भी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा विख्यात होता गया। ये लोग बहुत कोशिश करें कि उस तंत्रजाल को रोका जा सके, लेकिन तंत्रजाल को रोकना बहुत ही मुश्किल था। तो एक बार पंडित जी ने मुखिया जी से कहा कि एक काम करो, बुढ़िया के कभी सामने मत जाना, पीठ पीछे जाना और बुढ़िया को मार दो। और अगर तूने बुढ़िया को मार दिया तो समझ लेना कि इस तंत्रजाल की क्रिया को रोका जा सकता है और अपने गांव को बचाया जा सकता है। ये बात जैसे ही मुखिया को पता चलती है, मुखिया तो करे चाहे ना करे, लेकिन उनके साथ में एक आदमी रहता था, राघवेंद्र उसका नाम था। वो दौड़ा क्योंकि उसकी भी बिटिया खत्म हो गई थी। उसके अंदर पता नहीं क्यों पिता का प्रेम जिंदा हो गया। वो भाला उठाता है, दौड़ता जाता है उस बुढ़िया को मारने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि बूढ़ा जो है सामने तंत्रजाल कर रही है। उसने भाला उठाया और ऐसे बूढ़ा के ऊपर मारने ही जा रहा था कि बूढ़ा ने अपने हाथ में एक अजीब सा गुड्डा उठाया। उस गुड्डे की हाथ को ऐसे मरोड़ा तो देखा सामने वो जो आदमी गया था उसका भी हाथ मरोड़ गया। ऐसे पाँव को मरोड़ा तो उसका भी पाँव मरोड़ गया।
एक अजीब वो सुई थी, सुई उठाया पेट में चुभ गया और सामने उसको जो भाला लेकर आया था उसने अपने ही भाला मार दिया और ऐसे करके मुख्य दौर पर ही उसकी मौत हो गई। ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चलती है, सबके अंदर एक अजीब सा दहशत का माहौल आ गया। तो मुखिया जी ने कहा पंडित जी से कि लगता नहीं है कि कोई इंसान बुढ़िया को मार सकता है, कोई और विधि हो तो बताइए। तो पंडित जी ने कहा इसकी कोई विधि नहीं है, इसका कोई भी साधना नहीं है। अगर बूढ़ा को पीछे से मार दिया जाए और मारने के बाद इसको हमारे पास ले आया जाए तो यहाँ पर एक वटवृक्ष है, वटवृक्ष के पास एक पीपल का पेड़ जो है वहाँ पर हम लोग एक साधना करेंगे और साधना के दौरान इसकी आत्मा को एक गुड्डे में बांध देंगे और उस गुड्डे में बंधी हुई ये आत्मा जब तक इस जंगल के एक प्रतिबंधित एरिया में जो इन्होंने बनाएंगे आगे, वहाँ पर अगर हम लोग इसको एक घेरा बनाकर तंत्र जाल ही क्या तंत्र जाल काट होता है, तंत्र जाल से उसको बांध दे तो उस बुढ़िया की आत्मा निकल नहीं पाएगी और तंत्र जाल से प्रभावित या प्रताड़ित जितनी भी अब लोग हैं वो अब दोबारा से इसके शिकार नहीं हो पाएंगे। तो पंडित जी के कहने पर मुखिया जी ने अपने आप पर थोड़ा मजबूती बनाई और कई सारे लोगों को लेकर गए। घर के अंदर पहले से ही बैठ चुके थे क्योंकि बुढ़िया पता नहीं किसी काम से बाहर गई हुई थी और जैसे ही बुढ़िया घर के अंदर आती है वो तंत्र जाल कर रही होती है, उसको आभास नहीं होता कि मेरे आसपास कौन है। वो चुपचाप अपने तंत्र को पूरा कर रही थी, मंत्रों का जाप कर रही थी। तब तक मुखिया जी के साथ में रहने वाले एक आदमी ने उनको भाला उठाया और बूढ़ा को ऐसे ही मार दिया और जैसे ही भाला मारा वो बुढ़िया वहीं पर बहुत तेजी से चीखने लगी क्योंकि वो पीछे देख पाती तभी जाके कोई काम करती या हाथ से वो गुड्डे को पकड़कर तंत्र क्रिया कोई कर पाती, इससे पहले कि लोगों ने उसके कपड़े को बांध दिया, मुंह है उसको कपड़े से बांध दिया था। और बुढ़िया को खींचते उस पंडित जी के पास लेकर गए जहां पर साधना का सामान पहले से तैयार था और बुढ़िया को सामने लिटाया गया। पंडित जी ने उसके ऊपर क्रिया करी और वह भाला और ज्यादा चुभोया गया। चुभाने के बाद जो उसकी आत्मा निकलती है तुरंत उसको एक साधना के तहत उन पंडित जी ने एक गुड्डे में बांध दिया। वो गुड़िया कोई और नहीं बल्कि वो गुड़िया अब उस बूढ़ा की आत्मा से परिपक्व है। ये जो गुड्डा है ये अगर कोई पा जाए या अगर आत्मा इससे निकल जाए या अगर उसके अंदर लगी हुई कील को कोई निकाल दे तो समझ जाना ये बूढ़ा आजाद हो जाएंगे और आजाद होने के बाद ये बलि की प्रक्रिया पुनः स्टार्ट हो जाएगी। ये बात जैसे ही पंडित जी ने बताया कि काम करो, इस गुड्डे को इसी जंगल के अंदर बांध देते हैं और जंगल में बांधा गया एक पेड़ पर और उसके ऊपर एक लकड़ी को ठोका गया। लकड़ी भी मायावी बनाई गई थी कि उसको भी तंत्र जाल से कि लकड़ी कभी निकल नहीं पाएगी अगर कोई निकालेगा और उसके अंदर गुड्डा, उसके ऊपर लकड़ी रख के तंत्रों को बांध के वहां के कुछ एरिया को प्रतिबंधित करके उस एरिया को सुरक्षित कर दिया गया। लगातार वहां से लगाकर अब तक किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं करा था कि कोई दिक्कत हो किसी को, कोई वहां जाता नहीं था। गांव वालों को पता था, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती चली गई और राकेश जैसे लोग बच्चे पैदा होते और इनको ये स्टोरी सुनने को मिलती कि यहाँ पर एक प्रतिबंधित एरिया था, वहां पर नहीं जाना चाहिए और ये वही प्रतिबंधित एरिया है जहां पर ये लोग अंदर होकर आए थे। ये जो उज्जवल था जिसकी आवाज आप सुन रहे हो, जो चीख चीख कर मरा है और जिसकी आवाजें दूर दूर जंगलों में कहीं ना कहीं से आ रही थी, ये उज्जवल भी लकड़ी काटने के लिए उसी डाल पर गया था और उसी डाल को इसने तोड़ दिया था जिस डाल में उस तंत्र जाल द्वारा करी हुए गुड्डे को कीलों के द्वारा मार दिया गया था। और गलती से ही सही या अनहोनी लिख कर आई हुई इन लोगों के लिए वो उज्जवल ने उसी डाल को काट दिया था और जैसे ही काटा था तो वो गुड़िया बाहर आ गई और उसने जो कील निकाला था उससे ये क्लियर हो जाता है कि अब वो बूढ़ा की आत्मा यहाँ से आजाद हो चुकी है। और जब बूढ़ा की आत्मा आजाद हो चुकी है तो अब बलि का आंकड़ा फिर से शुरू होगा और बलि का आंकड़ा जब शुरू होता है तो बड़ा ही विनाशकारी होता है, लोगों को मारता है और पता नहीं कितने लोगों को मारता चला जाता है। राकेश इस बात से बहुत अच्छे से परिचित था। राकेश इन लोगों को बोलता है कि जरूर वो बूढ़ा आजाद हो चुकी है और अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, सब लोग एक साथ रहना, कोई कहीं पर भूल कर भी नहीं जाएगा। ये बात करण, आदर्श, दीक्षा और शिवानी को बड़ी अजीब लगती है। बोला क्या पागलों वाली बात बता रहे हो, जरूर उसको किसी जंगली जानवर ने मारा है। तुम्हारी बूढ़ा ने मारा है, तुम्हारी बूढ़ा ने मारा तो मुझको मार के दिखाए, मैं खड़ा हूं यहां पर, मार के दिखाए। ये लोग, मैं प्रतिबंधित एरिया में जा रहा हूं अंदर। तो आदर्श उठता है, दौड़ता दौड़ता अंदर की तरफ जाने वाला होता है, तब तक शिवानी उसका हाथ पकड़ती है, बाहर खींच के लेती है कि अभी मत जाओ, सबके साथ में चलेंगे, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो शिवानी उसका पकड़ के हाथ खींचकर बाहर लेकर आई और साथ में दोनों लोग और ये जितने भी लोग हैं सब वहां पर पहुंचते हैं जहां पर कैंप हो रहा था, जहां पर कैंपिंग का सामान रखा गया था। सारे लोग बहुत उदास हैं क्योंकि आज सामने अपने उज्जवल की मृत्यु हो चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं है। एक ऐसा लड़का जो हंसता था तो ग्रुप के अंदर एक अजीब सी अलग ही एक खुशहाली आती थी, लेकिन अब जब उज्जवल नहीं है तो बड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। पता नहीं क्यों दीक्षा भी बड़ी परेशान लग रही थी, उसको जैसे किसी ने कुछ अजीब सा
पढ़ा दिया हो, खिला दिया हो, या कुछ बीमार सी हो गई हो, उसका रवैया भी कुछ अजीब सा लग रहा था। तो दीक्षा बोलती शिवानी से कि थोड़ा देर तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ा सा हवा का आनंद लेकर आती हूँ, जंगल भी बहुत अच्छा है और एक साथ बैठने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा मैं घूम के आती हूँ, वहाँ देखो दूर पानी बह रहा है, उस पानी में मैं होकर आती हूँ, देखती हूँ क्या है यहाँ। तो दीक्षा से शिवानी बोलती है दीक्षा को कि मत जाओ, हम लोग चलते हैं ना साथ में, अभी बैठो थोड़ी देर। तो दीक्षा मानती नहीं है और वहां से चली जाती, बोलती कब तक तुम्हारे साथ चलेंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो शिवानी बोलती हो सकता है कि अभी इसका ब्रेकअप हुआ है, थोड़ा सा इसको एकांत में जाना चाहिए। तो दीक्षा वहां से जाती है, राकेश रोकता है दीक्षा को, मत जाओ अकेले, साथ में चलो, मत जाओ अकेले, लेकिन दीक्षा मानती नहीं है। दीक्षा जैसे ही अंदर जा रही होती है तो देखती है कि वहां दूर पर पानी है, वो पानी देखकर बड़ी खुश हो जाती है और पानी के अंदर पैर को जैसे ही रखती है तो उसको और अच्छा लगता है। अच्छा, झरने का पानी पता नहीं क्यों आ रहा था, झरने का था, नदी का जैसा भी था, बहता बहता पानी आ रहा था, एकदम बढ़िया साफ जंगल के अंदर पानी बह रहा था और इसको मजा आ रहा था, पानी के अंदर खेल रही थी। तब तक राकेश पीछे से दौड़ता दौड़ता आया कि यहाँ मत खेलो, यहाँ अगर तेज तेज से खेलने लगोगे तो जंगली जानवर आ जाते हैं और बहुत कुछ गलत हो सकता है, तुम यहाँ से हटो। तो दीक्षा बोलती है तुम मुझे मत सिखाओ, दो कौड़ी के इंसान, पता नहीं जब से आया है ये तब से कोई ना कोई हरकतें, कोई कहानी सुना रहा है, पगला गया है क्या रे, हट। उसको गालियां देती है और वहां से उसको भगा देती है। अच्छा, राकेश भागता नहीं है, राकेश बैठा रहता है। तब भी दीक्षा जो है राकेश को बोलती तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर बैठना नहीं। तो राकेश बोलता है मैडम जी आप समझ नहीं रही है, यहाँ पर गलत है, आप ये जो इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, जरूर आप मुझे मार लीजिए, लेकिन प्लीज आप यहाँ से चलिए, ये सही एरिया नहीं है, यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दीक्षा मानती नहीं है। दीक्षा राकेश को बोलती तुम वहां पर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो राकेश दीक्षा की इस गलत व्यवहार की वजह से गुस्सा जाता है और राकेश उठ के वहां पर आ जाता है जहां पर ये आदर्श और करण और शिवानी लोग बैठे हुए हैं। अब दीक्षा उठती है, पता नहीं क्यों अंदर मन में बड़बड़ाती है कि अजीब सा चूतिया सा इंसान है राकेश, फालतू गड़बड़े कर रहा है, मैं बच्ची हूँ क्या जो मुझे संभाल रहा है, इतना तो मेरे मम्मी पापा ने नहीं संभाला, ये कौन होता मुझे संभालने वाला। और बड़बड़ाती बड़बड़ाती जंगल के अंदर और ज्यादा जा रही होती है। जैसे ही जा रही होती तो जंगल के अंदर 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 जा ही रही होती है कि अचानक से एक आवाज आई, रुको। करण की आवाज थी। तो करण बोलता अकेले के जा रही हो, मैं भी चलूंगा साथ में, अकेले मत जाना कहीं पर भी जाना हो तो दीक्षा बोलती ठीक है। तो करण और दीक्षा आपस में बात करते करते जंगल के अंदर चलते ही जा रहे थे। यहाँ पर अपना आदर्श और शिवानी और ये राकेश बैठे हुए थे। इनको नहीं पता था कि करण और दीक्षा कहाँ गए हैं, ये दोनों लोग अपना बातों में व्यस्त थे, राकेश भी वहीं पर बैठा था। तो दीक्षा और करण धीरे धीरे जंगल की तरफ जा रहे हैं। वही शाम का भी समय आने वाला है, 4 से 5 बजे का समय हो चुका है और इनको दिखाई पड़ता है एक अजीब सी झोपड़ी। जंगल के अंदर अलग सा एडवेंचर इनके अंदर आ गया। कूल जंजी थे ना, इनको हर चीज़ में मज़ा आ जाता है, जंजी वाले बड़े नालायक होते हैं, इनको थोड़ा सा ही कुछ मज़ा मिल जाए और ऊपर से एक अजीब सा कुछ जानवर निकल जाए, ओ वाओ क्यूटी पॉई, ऐसे इनकी हरकतें। और वहाँ जैसे झोपड़ी को देखते हैं तुरंत वहाँ पहुँचते, ये कुछ नया है। दीक्षा बोलती है कुछ तो मस्त है ना, चलो यहाँ पर सेल्फी खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं और लोगों को दिखाएंगे ना कितना मस्त सी जगह पर है। देखो अकेले जंगल के अंदर झोपड़ी है, काला काला सा एकदम पत्थर लगा हुआ है, कितना अलग सा है, एकदम ऐसा एस्थेटिक लग रहा है बिल्कुल। करण भी बोलता है ठीक है चलो बढ़िया, चलो अंदर चल के देखते हैं। अंदर गए झोपड़ी के अंदर, जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें रखी हैं। एक औरत का कंकाल रखा है और ये देखकर दीक्षा एकदम से चीखती है ये क्या यहाँ पर रखा है। तो करण दौड़ता दौड़ता था क्या हुआ, अजीब सा कंकाल है। तो बोलता ओ स्केलेटन, वाह ये तो कंकाल है, इसको हम लोग यूज करते थे साइंस में, है ना, एक दो हाथ वो सब लगा हुआ है। करण भी एकदम अजीब सा जिंजी लड़का था, वो भी इन सब चीज़ों को देखकर एकदम वाह अमेजिंग ऐसी ऐसी हरकतें करता था। तो करण अपना दीक्षा ये दोनों लोग जैसे उसके पास गए, पता नहीं क्यों वो जो चेहरा था ना उस औरत का, एकदम से उसके अंदर उज्ज्वल की शक्ल दिखाई पड़ी। वो उज्ज्वल की शक्ल थी, ऐसा उनको महसूस हुआ दीक्षा दोनों करण को। पहले इसको लगा करण को कि ये उज्ज्वल नहीं है, ये सिर्फ मेरा भ्रम है। तो करण ने दीक्षा से बोला देखो तुमको कुछ दिखाई पड़ा क्या, बोला नहीं। तो दीक्षा ने फिर से देखा, अरे ये क्या, एक अजीब सी शक्ल उसके अंदर बदलती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन करण को बदलती हुई शक्ल नहीं दिखाई पड़ी, करण को हल्का सी झड़प दिखाई पड़ी थी उज्ज्वल की, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ा कुछ। लेकिन दीक्षा को प्रॉपर उस महिला से उज्ज्वल के बदलते हुए स्वरूप को देखने को मिल रहा था। दीक्षा जैसे उसको देखती है वो डर जाती है कि अभी तो उज्ज्वल खत्म हो चुका है और वो दूर दूर तक है नहीं इस दुनिया में, ये अचानक एकदम से उज्ज्वल यहाँ पर कैसे दिखाई पड़ रहा है। बगल में देखती है कि अजीब से कुछ तंत्र मंत्र की चीजें रखी हैं,
वो गुड़िया गुड्डा बहुत सारी चीजें रखी हैं और एकदम से कोई गुड़िया दौड़ती दौड़ती इसके पास आती है और एकदम से इसके चेहरे पर लगती है। ये बात जैसे ही दीक्षा जैसे ही महसूस करती है एकदम से पगला जाती है और करण से बोलती है रुको 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 रुको, देखो कुछ है यहाँ पर। करण ने जैसे ही देखा कि दीक्षा के अंदर कुछ जो हाव भाव है बदल रहे हैं, कुछ अजीब सा वहां का वातावरण हो रहा है, करण ने देखा कि फिर से वहां पर कोई शक्ल निकली है, एकदम से निकली और एकदम से गायब हो गई। करण ये चीज देखकर डर गया और डर कर तुरंत उस झोपड़ी से बाहर की तरफ आया और बाहर से चिल्लाते हुए दीक्षा को आवाज दे रहा है, दीक्षा बाहर आओ बाहर आओ। लेकिन दीक्षा अंदर थी। दीक्षा ने देखा कि वो जो दरवाजा जिससे बाहर गया है करण, वो दरवाजा ऑटोमेटिक अंदर से बंद हो रहा है और अंदर से जैसे ही बंद हो रहा था दीक्षा दौड़ के गई दरवाजे को ठप से मतलब रोकने के लिए, तुरंत दरवाजा बंद हो गया। और जब दरवाजा बंद हो गया अब दीक्षा के सामने कोई और नहीं बल्कि उज्जवल खड़ा था। उज्जवल की आंखें एकदम सफेद, अजीब सा एकदम, और उसके पीछे से कोई एक औरत निकल कर आती है। वह औरत कोई और नहीं बल्कि वो बुढ़िया थी। अजीब से लंबे लंबे से बाल, गंदे गंदे, कंकाल जैसे, वही चेहरा जो आई थी जब प्रवेश करी थी, वो जो कंकाल उसने देखा था सेम वही कंकाल उज्जवल के पीछे से निकलता हुआ आ रहा है। और जैसे ही देखती दीक्षा बहुत तेजी से चिल्लाती है और दौड़ती है, दरवाजे की तरफ धक्का मारती है और दरवाजा टूटता है और बाहर की तरफ आती है। करण बाहर खड़ा था। करण दौड़कर दीक्षा को पकड़ता हाथ उसके और दौड़ते 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 ये लोग वहां पर जाते हैं जहां पर लोग थे और जहां पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि आदर्श, शिवानी, राकेश ये लोग वहां पर बैठे। करण, दीक्षा वहां जैसे पहुंची देखेगी इनका जो हाव भाव है वो बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। तो आदर्श पूछता क्या हुआ, तो करण पूछता इससे पूछ लो, ये पता नहीं क्यों झोपड़ी के अंदर घुस गई थी। तो राकेश बोलता कौन सी झोपड़ी के अंदर घुस गई थी, तो बोला आओ सबको दिखाते हैं यहाँ पर कौन सी झोपड़ी के अंदर घुस गई थी। और जब से उसके अंदर ये घुस गई है तब से अलग अलग बर्ताव कर रही है, पता नहीं ये बोल नहीं रही है और बोलती तो एकदम से चिल्लाने लगती, देखो कैसे एकदम से सिविर रही है। तो राकेश बोलता है कि ये लक्षण सही नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता, मुझे चलो लेकर चलो वहां पर कहां पर है। तो करण इन सब को लेकर और दीक्षा को भी साथ में लेकर झोपड़ी के पास पहुंचता है और जैसे ही राकेश उस झोपड़ी को देखता है वो समझ जाता है कि झोपड़ी कुछ और नहीं है बल्कि ये झोपड़ी वो झोपड़ी है जहां पर बूढ़ा पहले तंत्र जाल की क्रियाओं को करा करती थी। तो राकेश ने सबको समझाया कि तुम सब लोग अंदर मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो करण ने बोला हम तो अंदर हो के आए हैं और दीक्षा भी अंदर हो के आई है, तब से ही ये हरकत हो रही है। और राकेश को तो पता चल गया कि अंदर से कि यहाँ पर इन लोगों ने गड़बड़ कर दी है। राकेश ने दीक्षा को देखा, वो पीछे आदर्श के खड़ी थी और वो अजीब से आदर्श को घूर रही थी। बस राकेश को पता चल गया कि दीक्षा जो है असल में दीक्षा नहीं है, क्योंकि राकेश जानता था कि जंगल मायावी है, यहाँ पर होने वाली हर स्थितियां वो नहीं होती जो असल में दिखाई पड़ रही होती हैं। उसने आदर्श को धक्का दिया कि आदर्श हटो, यहाँ पर कुछ है। तो आदर्श पागल है क्या, यहाँ पर दीक्षा है पीछे। और सबने पलट कर देखा तो वहां पर दीक्षा है ही नहीं। जो दीक्षा अभी वापस आई थी इन लोगों के साथ वो अब दीक्षा दिखाई नहीं पड़ रही है। अभी थी, अभी जस्ट शिवानी के साथ थी, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ी। ये इन लोगों को लगा यार यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। करण दौड़ता दौड़ता राकेश को आता है, पकड़ता है इसे, बोलता सही बता, तू ये बता हो क्या रहा है यहाँ पर। उज्जवल नहीं मिल रहा है और दीक्षा अचानक से यहीं पर खड़ी थी, गायब कैसे हो गई। तो मुझे सही बता कि यहाँ असल में है क्या। तो राकेश कहता भैया मैं आपको पहले से मना कर रहा हूं कि उस प्रतिबंधित एरिया में मत जाना, और इस झोपड़ी के अंदर वो बूढ़ा तंत्र जाल क्रिया करा करती थी, वहीं पर तुम लोग होके आए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुमको जो है गलत राह पर लेकर जा रहा हूं या मैं तुम लोगों को मार रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह दीक्षा नहीं थी, वो जरूर वो बूढ़ा थी। वो बूढ़ा रूप बदल लेती है और दीक्षा को मार दिया गया है। और विश्वास नहीं होता है तो एक बार झोपड़ी के अंदर हो क्या हो। तो करण कहता पागल हो क्या, उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, बस हल्का सा कुछ मुझे ऐसा लगा, मुझे लगा कि उज्जवल की शक्ल दिखाई पड़ी वहां पर, लेकिन वो उज्जवल था नहीं। अब उज्जवल मर चुका है, वहां पर कैसे दिखाई पड़ सकता है। तुम दिमाग के थोड़े से हल्के हो लगता है राकेश। तो करण बोलता है कि एक काम करो आदर्श से, चलो तुम दोनों लोग चलो हमारे साथ, झोपड़ी के अंदर देख कर आते हैं कि वहां पर असल में है क्या। तो आदर्श और शिवानी जाने ही वाले थे, तब तक शिवानी आदर्श का हाथ पकड़ लेती कि तुम मत जाओ, हम लोग यहां पर देख रहे हैं, करण देख कर आएगा। और जैसे ही करण झोपड़ी को खोलता है तो देखता क्या है कि वहां पर जो दीक्षा है वो मरी पड़ी है। अभी तक जो दीक्षा साथ में थी वो असल में झोपड़ी के अंदर मरी पड़ी है। और ये बड़ी तेजी से चिल्लाता आदर्श जल्दी से आओ, देखो आके कुछ है। तो आदर्श और शिवानी और राकेश दौड़कर जाकर देखें क्या कि झोपड़ी के अंदर सच में दीक्षा खत्म है, उसकी सिर्फ लाश पड़ी है। और ये चीज राकेश मना करता है शिवानी को और आदर्श को कि अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। आदर्श राकेश से बोलता है तुम रुको, मुझे जाकर देखना है, दीक्षा को उठा कर लेकर आना है, देखना है कि मरी है कि नहीं मरी है। तब तक पीछे से आवाज आती भैया आदर्श रुको, आदर्श रुको, आदर्श देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। ये आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि करण की थी। जो करण झोपड़ी के अंदर है उसकी आवाज बाहर से आ रही है। और पलट कर देखते हैं तो देखते क्या है कि करण लथपथ खून से
अजीब से एकदम शकल में वो बाहर खड़ा इनको आवाज दे रहा है और इनके सामने एक करण खड़ा है। ये अजीब सी स्थिति इन लोगों के सामने कि आखिर ये क्या हो रहा है। आदर्श राकेश से पूछता है कि ये बताओ ये है क्या। तो आदर्श कहता है कि अब भैया मैं क्या बताऊं, यहां पर ये बूढ़ा आ चुकी है, ये जो अंदर है करण ये भी मरा हुआ है, और ये जो बाहर है ये का मुझको नहीं पता। तुम एक काम करो, पहले तुरंत यहां से भागो। तो आदर्श और शिवानी और ये जो अपना राकेश है, ये तीनों वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो देखते हैं कि सामने जो करण है, जिसका जो खून से लथपथ आया है, उसका हाथ पकड़ता है आदर्श, और जैसे ही हाथ पकड़ा करण गायब हो जाता है। यह बात देखता है आदर्श के तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि अचानक अभी जो खड़ा करण, जिसको मैंने हाथ से पकड़ने की कोशिश करी, वो मेरे हाथ में नहीं आया और वो गायब हो गया। अब आदर्श और शिवानी और राकेश ये सिर्फ मात्र 3 जंगल में है, और ये दोनों लोग कहां हैं कोई किसी का पता नहीं। उज्जवल कहां, दीक्षा कहां, और वो करण कहां, कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आदर्श अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान है। शिवानी अंदर ही अंदर रो रही है। वो रोते रोते आदर्श को गले लगाती है और बोलती है कि अब हम दोनों लोग रहे हैं, पता नहीं अब होगा क्या होगा इस जंगल के अंदर। तो राकेश बोलता है कि अगर तुम लोग मेरी बात को मान लेते तो आज ये हालात पैदा नहीं होते, आज सब कुछ सही होता। तुम लोग प्रतिबंधित एरिया में गए, गलत हो गया वहां पर, यही नहीं करना चाहिए था। आदर्श शिवानी को ये राकेश पकड़ता है और साथ में लेकर आ रहा होता है। रास्ते में जैसे ही आ रहा होता है, आदर्श को पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज दीक्षा की थी। फिर दीक्षा आवाज लगाती है कि आदर्श तुम मुझकर इस हालत में छोड़कर जा रहे हो। शिवानी तुम मुझको छोड़ दोगी क्या। करण की आवाज, उज्जवल की आवाज, ये तीनों की आवाजें बीच बीच में गूंज रही थी। और जैसे ही इन्होंने पलट कर देखा तो देखा क्या कि तीनों के तीनों वहां पर भूत एकदम खड़े हुए हैं, आंखें एकदम सफेद सफेद, जैसे शरीर को हिल न रहा हो। इनके बीच में एक अजीब सी बुढ़िया खड़ी है, जिसके हाथ में एक डंडा है। वो बहुत ही भयावह लग रही है, बाल लंबे लंबे से एकदम काली काली कंकाल जैसी। और ये तीनों और ये बुढ़िया के साथ साथ इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। किसके? शिवानी, आदर्श और राकेश के। राकेश बोलता भैया पीछे पलट कर ना देखना, यहां से बस भागो तुरंत, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके यहां से भागो। तो आदर्श बोलता है राकेश से कि एक बात बताओ, मैं भाग तो जाऊं, क्या सच में तुम राकेश हो कि तुम ही इनके जैसे हो? बिल्लू तो करना पड़ेगा, अब करा क्या जा सकता है। राकेश बोलता है आदर्श से काम करो भैया, आपको अगर बिल्लू नहीं हो रहा है तो आप मुझे यहां पर छोड़ दो, मैं अपना निकल जाता हूं। लेकिन मैं निकलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही हूं ऐसा इंसान जो तुमको और आदर्श को बचा सकते, नहीं शिवानी और आदर्श को बचा सकता हूं। अब तुम दोनों लोग या तो वहां चले जाओ या तो मेरे साथ आ जाओ। तो आदर्श कहता है क्या हो रहा है यहाँ पर, एक अजीब स्थिति पैदा हो रही है। शिवानी भी बहुत परेशान है, समझ में नहीं आ रहा करा जाए तो करा जाए, क्या करा जाए। राकेश तब तक बोलता है भैया सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तुरंत यहां से भागो। तो आदर्श समझ नहीं पाता करे तो करे क्या करे। तब तक एक आवाज आती है, वो आवाज राकेश की थी पीछे से। वो राकेश बोलता है कि भैया रुक जाओ, कहां जा रहे हो, अभी तो जंगल में घूमने आए थे और तुम अभी भी भागे जा रहे हो। वो आवाज पीछे जो राकेश की थी, और हाथ पकड़ा हुआ है राकेश जो भगा रहा है उसको। ये जैसे ही आदर्श पीछे मुड़ने की कोशिश करता, राकेश बोलता भैया पीछे मत देखना, पीछे जैसे ही देखोगे मार दिए जाओगे। राकेश बोलता तो क्या करें, बोला पीछे मत देखना। तो राकेश से बोलता है आदर्श एक काम करो, ये बताओ कि तुम पर बिलीव कैसे करें कि तुम सच में वाले हो और ये पीछे वाला जो है झूठा। तो बोलता है कि एक काम करो भैया, ये चीज देखो, ऐसे हाथ लगाता है और ऐसे माला पकड़ा होता है। ये पीछे वाला देख कोई नहीं रहा है और पीछे की तरफ ऐसे दिखाता है, भैया ये देखो, आपको याद होगा ये वो माला है जो माला मेरे घर वालों ने मुझको दिया था, और याद होगा कि आपने देखा भी था, इसका जिक्र भी मैंने कार में करा था। बोला हाँ मुझे भरोसा है कि वो तुम ही हो। तो बोलता है ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही जो है हम लोगों के बाहर निकाल सकते हो जंगल से। तो राकेश बोलता है कि भैया ये जो माला है ना, इस माला को अगर मैंने पहना है, ये जितने लोग पीछे खड़े हैं या बचे नहीं हैं। ये राकेश जो मेरी आवाज़ है कोई और की नहीं, बल्कि वो बुढ़िया आवाज़ अपनी बदल लेती है और शक्ल भी बदल लेती है। तुम इन पर बिलीव मत करो, ये जो माला मेरे पास है इसकी वजह से ये लोग मेरे ऊपर हमला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम दोनों का हाथ पकड़ रखा है, इसलिए ये लोग तुम लोगों पर भी हमला नहीं कर पा रहे हैं। भैया किसी की बात ना मानना, तुम बस मेरे पीछे पीछे दौड़ते चले आओ, भरोसा ही एकमात्र एक आखिरी रास्ता यहाँ पर बचा है, वरना चाहो तो छोड़कर जा सकते हो। अब आदर्श और शिवानी के पास कोई रास्ता नहीं। तो शिवानी कहती है कि मुझे इस पर भरोसा ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ लेकर चला जा रहा है, पता नहीं एक अजीब सा इंसान है और ये सब अपने लोग मरते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि राकेश हम दोनों को मार देगा। आदर्श रुक जाओ, मत जाओ इसके साथ, मत जाओ इसके साथ। बार बार शिवानी उसको मना करती है आदर्श को, लेकिन आदर्श शिवानी से बोलता है तुमको मुझ पर भरोसा है ना, तुम बस दौड़ो, तुम बस दौड़ो, जो होगा देखा जाएगा। अब करे तो करे, क्या करे, अब कर भी नहीं सकते कुछ, अब तो बस भागना है।
शिवानी का हाथ पकड़ता है आदर्श, और आदर्श का हाथ पकड़ता है राकेश, और ये तीनों के तीनों दौड़ रहे होते हैं। पता है शिवानी का जाने का मन नहीं, वो बार बार आदर्श से बोलती है इसको छोड़ दो, हम दोनों लोग किसी और रास्ते से निकल जाएंगे, हम लोगों को कुछ नहीं होगा, ये हम लोगों को फिर से मार देगा। लेकिन आदर्श भरोसा रखता है राकेश के ऊपर, और ये तीनों लोग दौड़ रहे होते हैं। ये तीनों के तीनों एक ऐसी जगह पर हैं जो प्रतिबंधित एरिया से बहुत अंदर की तरफ है। वहां पर एक लकड़ी लगी है। राकेश कहता है भैया बस थोड़ी ही दूर बची है, एक सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा के अगर उस पार हम लोग चले गए ये बुढ़िया कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका जितना भी माया जाल है ये सिर्फ इस लकड़ी यानी सीमा रेखा के अंदर ही चलता है, बस हाथ पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। ये तो दौड़ते 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 राकेश पहुंच जाता है सीमा रेखा के पास, और जैसे ही कूदता है और आदर्श भी उसके पीछे कूदता है, लेकिन हाथ छूट जाता है शिवानी का। और जैसे शिवानी का हाथ छूटा वहां से वो बुढ़िया एकदम से उसके ऊपर झपट्टा करती है और शिवानी को गायब कर देती है। और ये चीज सामने आदर्श देख रहा होता है, उसके हाथों से शिवानी छूट गई। इस बार आदर्श ने कहा यार ये क्या हो गया। उसकी आंखों के सामने उस बुढ़िया ने अपने लंबे लंबे हाथों से उस शिवानी के सीने में से पूरा फाड़ दिया। अब करे तो करे क्या करे, आदर्श एकदम परेशान, वो दौड़कर सिर्फ अपनी शिवानी के प्यार में पागल, वो शिवानी को गले लगाना चाहता है। राकेश कहता भैया अंदर ना जाओ, हम लोग सीमा के बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर बुढ़िया कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आदर्श के अंदर दम थी, थोड़ी सी ताकतवर ज्यादा लड़का था, और राकेश अपना क्या ही शरीर से ज्यादा मजबूत नहीं था, उसको धक्का देता कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे जाना है अपनी शिवानी के पास, अब मैं मरूं या जीऊं यही मेरी जिंदगी थी, और जब मेरे सामने ये खत्म हो चुकी है तो मुझे जीने का कोई मतलब नहीं, मुझे इसको यहाँ बाहर ले आने दो, मुझे इसका अंतिम संस्कार कर लेने दो। आदर्श को राकेश बार बार मना करता है कि मत जाओ अंदर, मत जाओ अंदर, लेकिन आदर्श मानता नहीं और राकेश को धक्का देकर उस सीमा रेखा के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही वो सीमा रेखा के अंदर प्रवेश करता है, उसके आसपास वो जितने भी लोग थे, चाहे उज्जवल हो, चाहे करण हो, चाहे दीक्षा हो, चाहे शिवानी हो, सब के सब एकदम शरीर में भूत एकदम खड़े, और वो बुढ़िया भी सामने खड़ी, और इसके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि इसको भी मार ही डालेंगे। लेकिन ये क्या, कोई इनके ऊपर झपट्टा नहीं कर पा रहा है, मार नहीं पा रहा है। आदर्श देखता है कि यार ये सारे के सारे मुझको नहीं मार पा रहे, ऐसा क्यों, ये लोग तो मुझे मारने को उतारू हैं। किसी के हाथ में भाला है तो किसी के हाथ में लंबे लंबे नाखून है, और जैसे ही आदर्श की तरफ आते हैं मारने के लिए, इनको अलग से झटका लगता है, ये दोनों ये जितने जितने सब पीछे आ जाते हैं। आदर्श आसपास देखता है कि है क्या असल में, तो आदर्श ने देखा कि ये जो इसका शर्ट था वहाँ पर एक माला पड़ी हुई है। ये माला किसी और की नहीं थी, बल्कि ये जब झपट रहा था ना राकेश से, तो राकेश के माला पर इसका हाथ पड़ गया था, और वो जो माला है वो इसके यहाँ पर आ गई थी, और वो गलती से ही सही लेकिन इसकी रक्षा कर रही थी। यह बात जैसे ही आदर्श देखता है कि उसकी माला की वजह से ये लोग इसके ऊपर हावी नहीं हो पा रहे हैं, तो देखता है कि उस माला को जो टूटने वाली है उसको अपने हाथ के पास ऐसे लपेट लेता है, जो कि टूट चुकी है, अब गले में नहीं जा सकती। उस माला पर भरोसा करता है, और आज इसको भरोसा होता है कि सच में हाँ भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, कि अगर कोई कुछ मना करे कहीं पर तो वहाँ पर सच में नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों आज वो उस राकेश का बड़ा शुक्रगुजार है, और अपने हाथ में पकड़ी हुई माला के साथ वो बाहर उस सीमा रेखा के आ जाता है, और वो भूत बने जो उज्जवल और ये सब लोग हैं, ये इसकी तरफ हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इसका बाल बाका नहीं कर पाता। और आदर्श धीरे धीरे सीमा रेखा को पार करके जैसे ही बाहर आता है, इस चीज की ही खुशी कम से कम कि चलो राकेश ही जिंदा है, लेकिन सामने देखता है तो राकेश मरा पड़ा है, क्योंकि अब राकेश के गले में माला नहीं थी। लेकिन सीमा रेखा के बाहर जो बूढ़ा आ नहीं सकती, वो आखिर उसको मार क्यों सकता है कोई, यह बात उसके अंदर ख्यालात के अंदर बार बार चल रही थी कि जब सीमा रेखा के अंदर के बाहर कोई आ नहीं सकता तो मारेगी कैसे। उसने सोचा हो सकता हो कि सीमा रेखा और भी आगे हो, कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, लेकिन उसने राकेश को वहां पर छोड़ा, और बहुत वो रो रहा था। रोते 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 उसने अपने माला को हाथ में रखा था, राकेश को छुआया, उसके पैर छुए, और वहां से वापस आए। बड़े बुजुर्ग भी था थोड़ा सा, तो वहाँ से वापस आता आता दौड़ता रहा जितना वो दौड़ सकता था। थोड़ी दूर पर उसने देखा रोड दिख रही है, रोड के पास दौड़ते दौड़ते आया और वहाँ पर बैठ गया। चट्टान थी, थक हार चुका था, उस जंगल को अब छोड़ चुका था, उस चट्टान पर बैठा तो थोड़ी दूर पर देखता क्या है, एक कार आ रही है, यानी कि अब सच में इस जंगल को छोड़कर वापस बाहर आ चुका है। ये कार जैसे ही अंदर आती है, आसपास आती है, ये कार के पास जाता है, हाथ देता है, कार वाला रुक जाता है। तो देखता क्या है कि कार वाला वापस आया और उसने बोला कि भैया हमको बचा लो और यहाँ से मुझे ले चलो। तो कार वाला बड़ा थोड़ा सा दयालु प्रवृत्ति का था, वो निकलता है और आदर्श का हाथ पकड़ता है, कार के अंदर बैठाने की कोशिश करता। दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसके अंदर शिवानी बैठी है, उस कार के अंदर।
और जैसे ही शिवानी को देखता है आदर्श, वो बहुत खुश हो जाता है और जैसे शिवानी के पास पहुंचने की कोशिश करता है तब तक वो आदमी ऐसे मुक्का मारता है इसके मुंह पर और ये अंदर घुस जाता है और ये कार के अंदर बेहोश, इसका माला भी छीन लिया जाता है। वो शिवानी और वो ड्राइवर और ये आदर्श इस कार के अंदर पता नहीं कहाँ पर जाते हैं, लेकिन एक काला अंधेरा सा कमरा होता है, वहाँ पर आदर्श का ऊपर लगा हुआ कपड़ा खोला जाता है और जैसे ही खोला जाता है तो देखा क्या जाता है कि शिवानी अपने हाथों में वो तलवार को लिए होती है, अजीब सी और बहुत ही विचित्र से तांत्रिक कपड़ों को पहने होती है और वो आदमी भी तांत्रिक कपड़ों को पहने होता है। ये आदर्श बार बार चिल्ला रहा होता है मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन इस चीज़ पर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि शिवानी वहाँ पर सामने खड़ी है। शिवानी से पूछता है तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों करा और तुम कौन हो? शिवानी बताती है कि मैं कौन हूँ ये मेरे बारे में तुम ना जानो तो बेहतर है। वो जो आदमी है शिवानी के बारे में बताता है कि ये जो शिवानी है मेरे ही साथ की एक सेवक है, ये जो बूढ़ा है उन्हीं की सेवक है। दरअसल ये तुम लोगों का इस जंगल के अंदर आना और उज्जवल का जाना, उस लकड़ी को तोड़ देना और वहां से उस बूढ़ा को आजाद कर देना, ये सब प्लान्ड था। हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई एक ऐसा इंसान जिसको जंगल के अंदर लाया जाए और जो खुद से मन से आए उसी को मार घसीट के या जबरदस्ती कोई आया हुए इंसान के साथ हम लोग करा नहीं सकते थे। इसलिए ये जो शिवानी है, शिवानी का रूप रखकर बदल कर अपना नाम, ये यहाँ की जाती है और तुम लोगों से दोस्ती करती है। हालांकि ये मायावी ये भी है, ये भी सारे शक्ल बदल लेती, आवाज़ बदल लेती, सब कुछ बदल लेती। तो शिवानी के रूप में वहाँ पर जाकर आदर्श को मोहित करती है और आदर्श को मोहित करने के बाद ये पूरा ट्रिप को प्लान करती है और ट्रिप को प्लान करने के बाद इन लोगों को जंगल के अंदर लेकर आती है। आज इसने 5 बलियों को पूरा कर दिया है। एक बलि जो कि आज तुम्हारी होने वाली है ये भी शिवानी ही पूरी करने वाली है और ये जो बूढ़ा की वंशज बनेगी आने वाले समय में, अगर इसने 4 और ऐसे ही लोगों को मोहित करके यहाँ पर लाकर इस तरीके की बलि बूढ़ा को दे दिया, समझ जाना कि ये वहाँ की वंशज बन जाएगी और इसके पास भी चमत्कारी ऊर्जाएं हो जाएंगी। और ये कहते ही शिवानी अपने तलवार को उठाती है और ऐसे खच से मारती है तो आदर्श की जो गर्दन होती है वो कट जाती है और वहीं पर वो मर जाता है। ये चीज़ जैसे ही वो मरता है शिवानी की आवाज़ उस जंगल में हंसने की गूंजने लगती है और शिवानी और ये जो आदमी है ये दोनों फिर से कार के अंदर सवार हो जाते हैं और फिर से शहर की तरफ निकल कर आते हैं और ये अब तैयारी कर रहे होते हैं कि कोई फिर से ऐसे 4 इंसान मिले जो ऐसे ही पार्टीबाज हो और इनका मन हो जंगल के अंदर जाने का, एडवेंचर करने का। फिर ये जो शिवानी है बड़ी ही मोहित अवस्था में किसी मर्दों को मोहित करके अपने जाल में फंसाकर इन जंगलों को अंदर लेकर आए। और कहा जाता है कि ये जो प्रथा है ये बहुत लंबे समय तक चलती आई थी। पहले कई लोगों ने कहा भी था ऐसा होता है यहाँ पर और ये लगातार होता भी रहता है। इसीलिए अगर न्यू ईयर पार्टी वगैरह कुछ हो और जंगलों में अगर जाने का मन करे तो थोड़ा सोच संभल कर जाना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपके साथ में रह रहा दोस्त या रह रही दोस्त, क्या पता वो उस मायावी जंगल की ही कोई माया हो।